चार विधि से हम लोग कर सकते हैं। मैंने अगर किसी का कैंसर अभी नहीं हुआ है तो हम कुछ काम ऐसा भी कर सकते हैं जिससे आगे किसी को कैंसर भी नहीं होगा। और जो भी बात हम यहाँ बोलेंगे सब डाटा के आधार पर बोलेंगे। मैंने कहीं ना कहीं रिसर्च में या तो किसी बेस्ट जर्नल में पब्लिश हुआ होगा या कहीं पर किसी ऑर्थोपेडिक्स या मेडिकल बुक्स में कहीं ना कहीं है, तभी मैं बोल रहा हूँ, मैं अपने से कुछ नहीं बोलूँगा। सो कहता है कि फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल फंक्शन पेशेंट का कैंसर में रिड्यूस हो जाता है और ये इम्प्रूव हो सकता है। वो कैसे हो सकता है? विद द हेल्प ऑफ एक्सरसाइज। इसका भी एविडेंस है, ये नीचे मैं इसका रेफरेंस दिया हूँ, कहाँ से मैं लिया हूँ। जो भी बोलूँगा सब रेफरेंस के साथ होगा। और दूसरा बात कहता है कि जो रिस्क है, जैसे बहुत सारे ऐसे खतरनाक बीमारी हैं, कैंसर के साथ साथ स्ट्रोक है, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज है और कैंसर है, इसमें भी एक्सरसाइज करने से काफी कमी हुआ है। और कितना कमी हुआ है ये आपको सिंपल सा एग्जांपल बताना चाहेंगे। आप लोग को पता होगा कि जैसे गांव के जो पॉपुलेशन है, विलेज पॉपुलेशन, 80% पॉपुलेशन कैंसर के जो सफर होते हैं वो अर्बन पॉपुलेशन है। सिर्फ 20% ही पॉपुलेशन रूरल एरिया से आते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि रूरल पॉपुलेशन ज्यादातर वर्क करते हैं और एक्सरसाइज अपने आप उनका हो जाता है, इनडायरेक्टली एक्सरसाइज करते हैं वो लोग। सो लेस नंबर ऑफ कैंसर सब्जेक्ट फ्रॉम द रूरल एरिया एंड द मैक्सिमम पेशेंट सफर फ्रॉम कैंसर ऑफ द अर्बन एरिया। और रेगुलर लाइट एक्सरसाइज करने से पेशेंट को कैंसर होने, जो कीमोथेरेपी लेते हैं कैंसर होने के बाद, वो कीमोथेरेपी का इफेक्ट क्या होता है कि पेशेंट का जो फटीग मसल का जो मेटाबॉलिज्म होना चाहिए वो ना हो करके केटाबॉलिज्म, माने आपको जल्दी, बहुत जल्दी टायर्डनेस फील होगा, लगेगा कि बहुत जल्दी थकान हो गए। और वही थकान को कम करने के लिए हम लोग के लिए एरोबिक एक्सरसाइजेस है और वो एक्सरसाइज जरूर करना चाहिए जो कैंसर हो चुका है, खास करके आफ्टर कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी लेने के बाद। Benefits of exercise has been demonstrated for the bone mineral density, muscle strength, walking distance। ये सारे रिस्क हैं, जैसे जितने भी जब हम कीमोथेरेपी पेशेंट का देते हैं आफ्टर कैंसर, सो ये सब प्रॉब्लम्स आना शुरू होता है। बोन का डेंसिटी कम होगा। मैंने जिस आदमी को जिंदा रहना होगा, मान लिया 70 साल, उसका 50 साल में बोन इतना स्ट्रॉन्ग वीक हो जाएगा कि वेट बियर नहीं कर पाता है। सो उस पेशेंट के लिए भी हम लोग काम करते हैं, या तो न्यूट्रिशन के थ्रू या जितने भी बोन डेंसिटी बढ़ने के एक्सरसाइजेस हैं उसके थ्रू। उसके बाद कॉन्स्टिपेशन, जैसे जो पेशेंट हमारे कैंसर के रहते हैं, कैंसर के रहते हुए उनकी मोटिलिटी कम जाती है। मोटिलिटी कमने से क्या होगा कि जो गैस्ट्रिक मूवमेंट होने होते हैं बॉवेल्स का, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, उसका मूवमेंट डिक्रीज हो जाता है। और ये डिक्रीज हो जाने से क्या होता है कि जो हमारा कॉन्स्टिपेशन के कॉजेज ज्यादा बढ़ जाते हैं। हम ऐसे केसेस में भी हमको एक्सरसाइज कराना बहुत जरूरी होता है। और आप लोग सुने होंगे कि कोलन कैंसर का बहुत बड़ा कारण होता है कॉन्स्टिपेशन। इसकी भी फिजियोलॉजी है, थोड़ा बता देते हैं। होता क्या है कि जब कोलोन में बहुत देर तक फीसेस रह जाते हैं, फीकस रहता है, तो वो जो कार्सिनोजेनिक मटेरियल होते हैं वो कोलोन के साथ अटैच रहते हैं और बहुत दिन तक रहने से कैंसर की ज्यादा पॉसिबिलिटीज बढ़ती है, उसको कोलोन कैंसर बोलते हैं। एक्सरसाइज हैज बीन फाउंड आल्सो, एक बात और भी इम्प्रूव पता चला है, तो भी रिसर्च में लिखा हुआ है, इन्फ्लुएंस द साइकोलॉजिकल स्टेटस ऑफ वुमेन हु रिमेन इन द ब्रेस्ट कैंसर। देखिए, जब फीमेल को ब्रेस्ट कैंसर होता है तो क्या होता है कि उसमें लिम्फेडिमा, द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ द ब्रेस्ट कैंसर। सो लिम्फेडिमा होने से क्या होता है, पूरा ब्रेस्ट का रिमूवल करना पड़ता है, उसको मास्टेक्टोमी बोलते हैं। सो मास्टेक्टोमी में क्या होता है कि जो मसल्स हैं या बोन जॉइंट्स हैं, वो सब जॉइंट्स का रिस्ट्रिक्शन, मसल का वीकनेस, और इसको फिर से रीएक्टिवेट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ इक्विप्ड फिजियोथेरेपिस्ट। अब आपके मन में बात आ रहा होगा कि ये एक्सरसाइज करता क्या बॉडी में जाकर के। हमारा थीम भी था यही, एक्सरसाइज इज द बेस्ट मेडिसिन। तो आपको ये जानकारी जरूर पता होना चाहिए कि आखिर एक्सरसाइज हम लोग करते हैं या करवाते हैं, करना तो जरूरी है ही।
अब करते हैं तो बॉडी में जाके वो क्या बात करता है। जैसे आपको पता होगा कि ब्रूफेन अगर खाते हैं या पैरासीटामोल खाते हैं तो फीवर को डाउन करता है, ये तो पता चलता है। लेकिन हम एक्सरसाइज लेते हैं बॉडी में, तो एक्सरसाइज बॉडी में जाकर के अंदर करता क्या है, खास करके कैंसर पेशेंट में, वो समझना बहुत जरूरी है। अगर ये समझ जाएंगे तो आपको एक्सरसाइज करने में इंटरेस्ट डेवलप होगा। तो देखिए बताता हूँ क्या क्या काम होता है। मैकेनिज्म ऑफ रिस्क बीइंग ओवरवेट फॉर द ब्रेस्ट एंड एंडोमेट्रियल कैंसर may lie their higher osteroidal level। जो खास करके जो जेनाइटो-यूरिनरी ट्रैक्ट में कैंसर होता है या ब्रेस्ट कैंसर, उसमें ऑस्ट्रोइडल लेवल बढ़ जाता है। और अगर आप एक्सरसाइज करेंगे तो यही वाला जो ऑस्ट्रोइडल लेवल होता है वो डाउन होता है। सो अगर आप ऑस्ट्रोइडल लेवल को कम करते हैं विद द हेल्प ऑफ एक्सरसाइज, तो वो कैंसर होने के चांसेस कम होते हैं, खास करके फीमेल के केस में, ब्रेस्ट कैंसर एंड जेनाइटो-यूरिनरी ट्रैक्ट में जो कैंसर होता है उसमें। दूसरा एविडेंस मिला है कि एक्सरसाइज हेल्प टू कंट्रोल द बॉडी लेवल ऑफ सेरम लिपिड एंड कोलेस्ट्रॉल। जो सेरम लिपिड और कोलेस्ट्रॉल लेवल होता है उसको भी माने कम करता है। ग्रेटर रिस्क फॉर एडवांस डिजीज, जितने भी खतरनाक बीमारी है खास करके प्रोस्टेट कैंसर में, इसमें सेरम लिपिड को कंट्रोल होता है विद द हेल्प ऑफ एक्सरसाइज। एक और बहुत अच्छा एविडेंस है कैंसर के केस में कि कैंसर में क्या होता है कि अगर आप बहुत ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी करेंगे तो आईजीएफ, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं, यही इंसुलिन लाइक, प्लीज लिसन, मेरा बात सुन लीजिए थोड़ा देर, अब 15 मिनट और बोलूंगा, उसके बाद आप लोग गप करिएगा। ऐसे काम नहीं चलेगा, गलत बात है। या तो बाहर चले जाइए जिनको नहीं सुनना है, जो डिस्टर्ब नहीं करिए ऐसे। सो कैंसर के केस में क्या होता है कि इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं, और ये इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर्स जब तक बॉडी में फ्री घूमता रहता है जब तक कैंसर के कम चांसेस होते हैं। लेकिन यही इंसुलिन ग्रोथ लाइक फैक्टर इंसुलिन से मिलकर के IGF-1 बनाते हैं, और ये IGF-1 का कितना खतरनाक काम है कि जो म्यूकेसल सेल्स होते हैं, खास करके जो माने लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन, ये उसमें अटैच हो जाते हैं। सर प्लीज थोड़ा सा ध्यान इधर भी दे दीजिए, उसके बाद आप लोग के पास दिन भर टाइम है गप करने का। ऐसे तो काम नहीं चलेगा ना। जो IGF-1 होता है, बहुत अच्छा बात बता रहा है, अगर ये नहीं समझेगा तो आपको कैंसर का ट्रीटमेंट करने में इंटरेस्ट नहीं डेवलप होगा। देखिए होता क्या है, एक्सरसाइज करना चाहिए तो सब जान गए, लेकिन एक्सरसाइज हम देते हैं बॉडी में तो क्या चेंजेस ला रहा है वो जानना बहुत जरूरी है। उसमें एक सबसे अच्छा मैकेनिज्म है कि हमारे बॉडी में इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं, IGF बोलते हैं उसको, और ये जब तक बॉडी में फ्री घूमता रहता है, इसको कोई माने, और ये फ्री घूमता तब तक है जब तक हम लोग एक्सरसाइज करते हैं। जैसे एक्सरसाइज रोक देंगे बॉडी को करना, तो ये IGF-1 क्या करता है, कितना खतरनाक काम करता है। देखिए ये IGF इंसुलिन से मिलके IGF-1 बना देता है, और ये IGF-1 होता क्या है, कितना खतरनाक, ये कोलन जो होता है, जो जितने भी एलिमेंट्री कैनाल के सिस्टम्स हैं उस पर जाकर के म्यूकोसल सेल्स में अटैच हो जाते हैं, और जैसे ही अटैच होता है ये सबसे बड़ा कारण होता है कोलन कैंसर का। सो हम इतना ज्यादा एक्सरसाइज करें कि IGF-1 बनने ही नहीं दे बॉडी को, IGF को फ्री छोड़ के रखना होता है, और ये तभी संभव है जब हम खूब एक्सरसाइज करते हैं। तो कैंसर को हम बचा लेंगे, प्रिवेंटिव मेजर्स अपनाएंगे ऐसे करके। इसके बाद और भी बहुत सारे हैं कि एक्सरसाइज मे वर्क टू रिड्यूसिंग द बॉवेल ट्रांजिट टाइम एंड रिड्यूसिंग द टाइम ऑफ पोटेंशियली कार्सिनोजेनिक सब्सटेंस। जो कार्सिनोजेनिक सब्सटेंस होते हैं उसको एक्सपेल करना होता है। एक्सपेल कभी होगा जब बॉडी में खूब मूवमेंट होगा। अगर मूवमेंट ही नहीं होगा, खास करके जो कैंसर के पेशेंट ऑलरेडी बेड रिडन होते हैं, उनको जो जब कीमोथेरेपी लग जाता है तो उनमें जो कैटाबॉलिज्म करता है, बॉडी में जो मसल्स में मेटाबॉलिज्म की प्रक्रिया होना चाहिए जिससे हमारे बॉडी को एनर्जी मिलता है। सेल्स में मेटाबॉलिज्म होगा तभी सेल्स को ऑक्सीजन और एनर्जी मिलेगा, न्यूट्रिशन का प्रोडक्ट बनेगा। अदरवाइज क्या होता है ना, जो हम कीमोथेरेपी दे देते हैं या जो भी कैंसर का थेरेपी देते हैं तो उसमें कैटाबॉलिज्म का प्रोसेस होता है, जिसके कारण
पेशेंट अपने आप को बहुत स्लगिश फील करता है, और ये स्लगिश को रोकना बहुत जरूरी है विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ एरोबिक एक्सरसाइजेस। और ये एरोबिक एक्सरसाइजेस बाद में कराया जाता है, कीमोथेरेपी के बाद भी। पहले तो हमको करना ही होता है, कीमोथेरेपी के बाद भी करना बहुत जरूरी है। डॉक्टर्स लोग को ये होता है कि पेशेंट को छोड़ दो, उनको क्या मतलब है, उनको तो जो अपना ट्रीटमेंट कर दिए, कीमोथेरेपी छोड़ दिए। अब आपका क्या होता है कि जब भी आपको कैंसर का ट्रीटमेंट होना होता है तो एक ग्रुप होता है, एक टीम होता है। टीम में सबसे पहला काम होता है ऑन्कोलॉजिस्ट का, उनका काम हो गया अपना कीमोथेरेपी देके छोड़ दिए पेशेंट को। दूसरा काम होता है कैंसर स्पेशलिस्ट नर्स का, उनका काम होता है पेशेंट का जो डेली का रूटीन है, मैंने उसका फीकस या यूरिन से लेकर के हर तरह का अरेंजमेंट देखना। अब तीसरा काम आप ही का आता है, और एक और होते हैं साथ में डॉक्टर्स, उनको बोलते हैं रिहैबिलिटेशन मेडिसिन फिजिशियन। उनका भी काम है जो डेली हमेशा टच में रहते हैं पेशेंट का कि कोई और कौन कौन से एक्स्ट्रा प्रॉब्लम हो रहा है। एक्चुअली कैंसर एक बीमारी नहीं होता है कोई, कैंसर एक अम्ब्रेला टर्म, और इसमें बहुत सारे एक साथ फंक्शन डिसऑर्डर होने लगते हैं। इट्स 100 काइंड ऑफ डिफॉर्मिटी एंड 100 टाइप्स ऑफ डिसेबलिंग कॉजेस इन द बॉडी इन द सिंगल टाइम। एक साथ कई सारे चीजों का अटैक होने लग जाता है। सो कैंसर ऐसा नहीं है कि एक बार हुआ, एक प्रॉब्लम हुआ तो ठीक हो जाएगा। सो इसमें एक बात और है कि इसके साथ साथ मेडिसिन का भी एक डॉक्टर होता है उस टीम में, उसको बोलते हैं मेडिसिन रिहैबिलिटेशन फिजिशियन। और तीसरा जो आदमी होता है उसको बोलते हैं फिजियोथेरेपिस्ट। इनका बहुत बड़ा रोल है। आप जाकर के देखिए जहां जहां कैंसर अस्पताल है, हर कैंसर अस्पताल में फिजियोथेरेपिस्ट अपॉइंट कर दिया गया। खास करके जो भारत सरकार के जितने भी कैंसर अस्पताल खुले हैं, जहां जहां भी, लखनऊ में भी कैंसर हॉस्पिटल है, वहां भी फिजियोथेरेपिस्ट का बहुत बड़ा रोल है। सो और ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट का भी इसमें रोल है बहुत ज्यादा कैंसर के पेशेंट में। अदर थ्योरीज इंक्लूड अल्टरेशन इन द प्रोस्टाग्लैंडिनस लेवल थ्रू द इफेक्ट ऑफ इम्यून सिस्टम। हमारा जो काम होता है इम्यून सिस्टम को भी बढ़ाना। एक्सरसाइज इंक्रीजेस द टोटल हीमोग्लोबिन रेड सेल मास व्हिच एनहांसेस द ऑक्सीजन। मैंने कहने का मतलब हमारे बॉडी में न्यूट्रिशन एनर्जी देने का काम भी, और ये जितने भी आपको मैंने बात बताई सारे एविडेंस के बेस्ड पर था। अब आपको मैंने पहले भी बता दिया कि रोल ऑफ एक्सरसाइजेस हमारा फिजियोथेरेपी का प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट, रिहैबिलिटेशन और लेट सर्वाइवरशिप। एक्चुअली जो एक रिसर्च में पाया गया था पहले, अब तो सर्वाइवरशिप बढ़ते जा रहा है धीरे धीरे। अब ये बहुत खुशी की बात है, सुन लीजिए, जो कैंसर पेशेंट का सर्वाइवरशिप अब बढ़ता जा रहा है। मैंने पहले पेशेंट अगर किसी को कैंसर होता था तो मैक्सिमम चांसेस होता था कि उसको डेथ होना जरूरी है, लेकिन आज के डेट में ये सर्वाइवरशिप बढ़ते जा रहा है। क्योंकि आज के डेट में क्या होता था, पहले कीमोथेरेपी दिए छोड़ दिए, अब है कि फिजियोथेरेपी का इसमें रोल इसीलिए आया है जिसके कारण से सर्वाइवरशिप बढ़ते जा रहा है, और आपका इसमें बहुत बड़ा योगदान है। सो the late survivorship because of the physio teams and खास करके हमारे पास कुछ स्पेशल काइंड का कंडीशंस है, जैसे खास करके ब्रेस्ट कैंसर, लंग कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, कोलोन कैंसर, नेक कैंसर। नेक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें भी क्या होता है ना कि पेशेंट का आवाज चला जाता है, एफेजिया, डिसऑर्डर ऑफ द वॉइस, बोल ही नहीं पाता है कुछ पेशेंट। इसके केस में भी आपका बहुत बड़ा रोल है। सो हमारा काम है प्रिवेंशन, और कैंसर इंसिडेंस डिक्रीजेस विद द इंक्रीजिंग ऑफ द फिजिकल एक्टिविटी लेवल। एंड फिजिकल एक्टिविटी का इसका मतलब ये नहीं होता है कि डेली जो हम लोग वॉक कराते हैं पेशेंट से, या बोलता है कि मॉर्निंग वॉक कर लीजिए, वो वाला वॉक नहीं। उसके अलावा आपको अलग काइंड का ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल बनाना पड़ेगा, जैसे ट्रेडमिल है, साइकिलिंग है, होम एक्सरसाइजेस है, और आपको डेली का जैसे मान लीजिए कि मैट एक्सरसाइज है, स्विमिंग है, डांस थेरेपी दीजिए आप उनको। जो घर के जैसे घर का मॉडिफिकेशन करिए, क्या करना, ऑफिस का मॉडिफिकेशन करना होगा। ऑफिस में भी क्या होता है कि बहुत सारे ऑफिस में जब जाने लग जाते हैं आफ्टर कैंसर या बिफोर कैंसर भी, तो लोग लिफ्ट का यूज करते हैं। उनको बोलिए कि आप लिफ्ट से नहीं जाइए, आप सीढ़ियों से चढ़ा करिए, तब उसी बहाने फिजिकल एक्टिविटी हो जाएगा। कहने का मतलब ये डिपेंड करता है कि जितने भी जगह है, चाहे वर्किंग प्लेस हो, चाहे होम प्लेस हो, डांस प्लेस हो, स्विमिंग प्लेस हो, एवरीवेयर आप उसको रिपरकस कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। नॉट ओनली कि आप सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करा दीजिए, एक ही काम नहीं होता है। एंड लैक ऑफ एक्टिविटी डिस्ट्रॉय द गुड कंडीशन ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग, व्हाइल मूवमेंट एंड स्टैंडर्ड फिजिकल एक्सरसाइज है
सेव इट, प्रिजर्व इट। अब ये सब स्टडीज है, स्टडीज के बारे में बहुत ज़्यादा बताने से आपको दिक्कत है, क्योंकि ये सबको समझना पड़ेगा। हम ब्रीफ में सिर्फ इतना बता देते हैं कि बहुत सारे स्टडीज हुए हैं, आपका रोल, बहुत बड़े 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 ऑन्कोलॉजिस्ट भी आपको प्रूव कर दिए हैं कि फिजियोथेरेपी का, फिजिकल एक्टिविटी का बहुत बड़ा रोल है। उनके बिना कैंसर भी काम करने में दिक्कत हो रही है। जो कैंसर के सब्जेक्ट हैं या कैंसर के पेशेंट हैं, उनको भी अब परेशानी हो रही है। पहले तो ऑर्थोपेडिशियन या न्यूरोलॉजिस्ट को दिक्कत होती थी, अब कैंसर ऑन्कोलॉजिस्ट को भी दिक्कत हो रही है बिना आपके। इसीलिए आपका रोल और डिमांड हर क्षेत्र में बढ़ना है, जैसा कि आपके मंत्री जी लोग भी बोल के गए हैं। सो दीज आर द बेसिक, इनको भी बताने की जरूरत नहीं है। कैंसर भी आपको समझना पड़ेगा, ये भी जरूरत नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, पॉपुलेशन, ठीक है। हाँ, कैंसर के बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए। होता क्या है कि कैंसर में एक प्रॉब्लम नहीं होता है, इसमें सस्टेनिंग प्रोलिफरेशन होता है, इवेटिंग ग्रोथ सप्रेशर्स, है ना, एक्टिवेटिंग इन्वेजन ऑफ द मेटास्टैसिस होता है, इनेबलिंग रेप्लिकेटिव इमॉर्टलिटी। और क्योंकि जो सेल का डेथ होता रहता है वो रुकता नहीं है, वो होता रहता है। इंड्यूसिंग एंजियोजेनेसिस, ये भी एक प्रॉब्लम है, नए नए सेल्स का बनता रहता है। उसके बाद रेसिस्टिंग सेल डेथ। और कैंसर हो जाने के बाद आपका कहाँ रोल है, उसको मैं एक चार्ट में बनाया हूँ कि कैंसर रिलेटेड प्रॉब्लम आफ्टर द रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी। उसमें जैसे आपके लायक काम है मायोपैथीज में आपका रोल है, सिस्टम स्पेसिफिक प्रॉब्लम, न्यूरोपैथीज, रिलैक्सोपैथीज। उसके बाद एडिमा में पेन होता है, कैंसर वाले पेशेंट को पेन होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। एंड बोन डिस्ट्रक्शन, फटीग इज द मोर कॉमन कॉज फॉर कैंसर पेशेंट। डिप्रेशन को भी आपको ध्यान में रखना है। हाँ, हमने बताया ना, उस टीम में साइकोलॉजिस्ट भी होते हैं, सोशल वर्कर भी होते हैं, उसमें डिप्रेशन को कम करने का उनका रोल होता है। उसके बाद रोल ऑफ एक्सरसाइजेज इन कैंसर। सो कहता है कि ये जो रोल होता है डिफरेंट काइंड से हम लोग कर सकते हैं। जैसे हम लोग उनका क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ा देते हैं, है ना। देखिए, जैसे क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड कैंसर, हम लोग का काम क्या है कि क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ाना है। एक्सरसाइज इन्फ्लुएंस द क्वालिटी ऑफ लाइफ, इंक्रीजिंग द, जैसे उनका वेट गेन बढ़ जाएगा, मसल वेस्टिंग, फटीग, नोजिया, ये सब का दिखने लगता है उनमें। सो हम लोग उनको क्या करना है कि पेशेंट को सेल्फ एस्टीम बनाना है, सेल्फ कंसेप्ट, कॉन्फिडेंस, सेल्फ इमेज, सेंस ऑफ पर्सनल वर्थ, कंट्रोल, सेल्फ एक्सेप्टेंस हैज बीन नोटेड एज ए रिजल्ट ऑफ रेगुलर एक्सरसाइजेज। और एक्सरसाइजेज करने से क्या होता है ना कि पेशेंट को फीलिंग होता है, डिप्रेशन कम होता है, टेंशन कम होता है, एंजाइटी कम होता है, एंगर, ऐसे पेशेंट को एंगर भी होता है, इसीलिए उसको कम करना होता है, हॉस्टिलिटी, हेल्पलेसनेस एंड प्रिसीजन। सो पेशेंट को हम लोग फटीग कम कर सकते हैं। एक रिसर्च में भी पाया गया है कि जब आप पेशेंट को फटीग हो जाता है तो 30% कैंसर सर्वाइवर हैव बीन रिपोर्टेड टू एक्सपीरियंस द लॉस ऑफ एनर्जी फॉर द इयर्स आफ्टर द सेशन ऑफ द ट्रीटमेंट। हम अगर उनका फिजिकल एक्टिविटी छोड़ देंगे तो 30% पेशेंट को देखा गया कि उसमें सर्वाइवरशिप नहीं रह पाता है ना। और ऐसे पेशेंट को खास करके एरोबिक एक्सरसाइज करना चाहिए। एरोबिक एक्सरसाइज का बहुत तरीके का मेथड होता है टू रिड्यूस द फटीग इन द कैंसर पेशेंट। और उसके बाद कहता है कि नेचुरल इम्यूनिटी, जो एरोबिक एक्सरसाइज करते हैं तो बॉडी में नेचुरल इम्यूनिटी मिलता है उससे। एंड होलिस्टिक ट्रीटमेंट, मैंने बताया आपको कि इसका पैलिएटिव ट्रीटमेंट भी जो काम है। उसके बाद कहता है सेक्सुअलिटी एंड द कैंसर, स्पेशली फॉर द फीमेल breast cancer patient have negative emotional effect and result in a fear of the path of rejection. So patient with the ovarian cancer, after the surgical removal of the ovaries and of the some impairment and infertility, the testicular, इसमें रेडिकल, खास करके जो प्रोस्टेट रेडिकल मास्टेक्टोमी रेडिकल प्रोस्टेक्टोमी करते हैं। सो प्रोस्टेट कैंसर के केस में भी पाया गया है कि जो खास करके जो ओल्डर मैन होते हैं उनमें काफी कॉम्प्लिकेशन होता है। और हमारा काम है इसमें खास करके जो इनकॉन्टिनेंस, बहुत कॉम्प्लिकेशन है, इनकॉन्टिनेंस होता है। तो हम लोग इक्विप्ड फिजियोथेरेपिस्ट का यहाँ पे
रीएक्टिवेट काम करना होता है। किस मसल को जी? पेल्विक फ्लोर मसल को। पेल्विक मसल फ्लोर मसल को स्ट्रेंथनिंग करना बहुत जरूरी है, खास करके जो माने प्रोस्टेट कैंसर है इसके केस में। लिम्फेडिमा वही बात हुआ, पेन में भी हम लोग को काम होता है। थेरेपेटिक मसाज कर सकते हैं, मोडालिटीज हमारे पास है। थेरेपेटिक स्ट्रेचिंग, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस पेन डिक्रीज करने के लिए। पेरिफेरल न्यूरोपैथी, पेरिफेरल न्यूरोपैथी इज अगेन physical therapy can help to improve the nerve function or consequences of the nerve dysfunction, genitourinary complication. So women undergo treatment with bladder or the ovarian cancer, incontinence and the sexual dysfunction are more common. CRF, chronic renal failure, इसमें भी चांसेस हैं। सो हमको शुरू से एक्सरसाइज करना जरूरी है टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ कैंसर related the fatigue during the medical treatment, deconditioning। अब हमारे पास कुछ कॉमन कॉम्प्लिकेशन जैसे ब्रेस्ट कैंसर, ये सब छोड़ के ब्रेस्ट कैंसर को देखते हैं। तो टू एडवाइस द डिस्कस ऑफ द ब्रेस्ट कैंसर, management strategy for breast cancer patient including the return to work and prevention of the cancer reoccurrence, to practice effective communication method when treating breast cancer patient, to justify the key role of the physiotherapist in the breast cancer patient multidisciplinary team, to value a health lifestyle approach to the prevention of breast cancer and care of the breast cancer patient, and implement these as a patient-centered care, to facilitate contemporary skill development in the field of physiotherapy with the breast cancer patient, inspire atmosphere engagement in the emerging role of physiotherapy in breast cancer, to promote and display the biopsychological approach to care of the breast cancer patient, to acquire the necessary knowledge and the skill to display effective behavior and value of contemporary physiotherapy practice। हम पेशेंट को उस समय फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज कर सकते हैं, मिनिमाइज टाइटनेस एसोसिएटेड विद स्कारिंग। खास करके जो स्कारिंग तब डेवलप होता है जब ऑपरेटिव ट्रीटमेंट होता है। इट कंट्रीब्यूटेड टू द ब्लॉकिंग ऑफ द लिम्फेटिक फ्लो। लिम्फेटिक फ्लो उसमें डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि जब माने इसमें लिम्फेडिमा का डिसेक्शन करते हैं तो होल एक्सिलरी लिम्फ नोड्स को निकाल देते हैं डॉक्टर्स लोग। अब इसमें इसके केस में हमारा ही काम है कि फिर से लिम्फेटिक फ्लो शुरू हो, तो फिजियोथेरेपी का उसमें बड़ा रोल होता है। एंड स्पेशलाइज्ड एक्सरसाइज प्रोग्राम, स्पेशली आप लोग काइनेसियो टेपिंग इसमें कर सकते हैं। काइनेसियो टेपिंग इज द अनदर रिमेडियल एक्सरसाइजेस फॉर द कैंसर पेशेंट, कैंसर सर्वाइवर। एंड मैनेजमेंट फॉर डिक्रीज बोन डेंसिटी, लाइफ स्टाइल चेंजेस करके कर सकते हैं। इंटरवेंशन ऑफ दी, हाँ जो हम लोग को बोन डेंसिटी बढ़ाना होता है उसके लिए वेट बेयरिंग एक्सरसाइजेज इज मोर इम्पोर्टेंट। वेट बेयरिंग एक्सरसाइजेज, physiotherapists are able to confidently advise this individual on safe exercise option to maximize bone integrity। and प्लेट्स भी एक इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइजेस है। प्लेट्स बस कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सा एक्सरसाइज है। होता क्या है कि इसमें मेन एक्सरसाइज हमारा कुछ और रहता है और साथ में कुछ और भी करवाते रहते हैं। यही मेन फंडा है प्लेट्स का। और कॉमन प्रॉब्लम्स क्या होता है जब हमारा ब्रेस्ट कैंसर होता है, तो आफ्टर ऑपरेशन ग्लिनोह्यूमरल का इम्पेयरमेंट सिंड्रोम, रोटेटर कफ डिजीज और स्कैपुलर विंगिंग, रिड्यूस ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट रेंज ऑफ मोशन, एडेसिव कैप्सुलाइटिस। और ये जितने भी कंडीशन आप सुन रहे हैं ना, नॉर्मल केस में भी। अभी मैं कुछ दिन पहले एक रिसर्च आर्टिकल अमेरिकन ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन का देख रहा था, उसमें साफ साफ लिखा हुआ था, उनके द्वारा लिखा हुआ, हमारे द्वारा नहीं, कि कोई भी शोल्डर का कॉम्प्लिकेशन होता है इवन उसमें सर्जरी इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है सर्जरी। और साफ साफ लिखा है कि जो भी ऑर्थोपेडिक सर्जन काम करते हैं हम लोग, उनके द्वारा लिखा हुआ है। उसमें फिजियोथेरेपी का जो रोल है वो रिसर्च में पाया गया कि इक्वल बेनिफिट होता है। लेकिन साथ में एक बात और लिख दिया उसने कि 40%
जो कॉस्ट है वो कम लगता बाय द फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट। तो कॉस्ट कम करके अमेरिका में रिसर्च हुआ, यहाँ पे नहीं, मैंने कहता है कि ट्रीटमेंट वैल्यू दोनों का सेम है। जितने भी मैंने शोल्डर का जो ऑपरेशन वाला केस होता है, ऑर्थोपेडिक सर्जन एसोसिएशन के द्वारा ये आर्टिकल छपा था। नॉर्मल केस में, ये तो ऑन्कोलॉजी का केस की बात नहीं कर रहा, नॉर्मल केसेस में कहता है कि दोनों में रिकवरी सेम है, चाहे फिजियोथेरेपी से द्वारा करा लीजिए एक्सरसाइज, चाहे तो ऑर्थोपेडिक से ऑपरेशन करा लीजिए। लेकिन कहता है कि कॉस्ट 40% कम लगता है बाय द फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट। ये कितना बड़ा अच्छा बात उसने बताया है, और रिसेंट है, ये अभी 2018 का पब्लिकेशन है। सो दिस इज गुड न्यूज फॉर अस फिजियोथेरेपिस्ट के लिए। और इसमें जितने भी मान लिया जाए कि शोल्डर में कॉम्प्लिकेशन होता है, आप उसको शोल्डर का रोटेशन का एक्सरसाइज करिए, शोल्डर का स्कैपुला का मूवमेंट का एक्सरसाइज करिए, जो आपको ये पिक्चर में दिख रहा है, और शोल्डर श्रगिंग है ना। इसमें हमारा जो शोल्डर का, जो आप जानते भी हैं, सब करते हैं आप लोग, कोई बड़ा चीज नहीं है, मगर करना है कैंसर वाला पेशेंट में एकदम दिल खोल के करिए, डरने की थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपका जो जैसे बेड का एक्सरसाइज बताया, बेड का एक्सरसाइज करने से बोन मास डेंसिटी बढ़ता है, देखिए वहां पे हो रहा दिख रहा है। उसके बाद दोनों हाथ का, जैसे इस हाथ का रेंज ऑफ मोशन कम है, इसका ज्यादा है, तो इस हाथ के सहायता से इसका स्टिक लेकर के एक्सरसाइज करवाइए। उसके बाद थेराबैंड का एक्सरसाइज कराइए, थेराबैंड खास करके रेसिस्टिव एक्सरसाइज कराइए, इससे भी बोन मास डेंसिटी बढ़ेगा और स्ट्रेंथनिंग भी बढ़ेगा, दोनों काम होगा। लंग कैंसर इज अनदर कॉम्प्लिकेशन and physiotherapists have big role. So lung cancer survivor exhibit poor functional capacity, physical functioning and quality of life. The primary outcome focus on the feasibility, including the eligibility and recruitment rate, loss to follow up, measurement compulsion, exercises adherence and program evaluation. So secondary outcome, इसमें कहता है क्या क्या चीज हम टेस्ट कर सकते हैं। टेस्ट करना आपका काम है, उसके लिए बहुत सारे इक्विपमेंट है, डेक्सा है, फैक्ट है ना, पीआरईटी है, ये सब हम लोग इसको, ये सब एक्चुअली माने आप लोग असेसमेंट टूल के रूप में यूज कर सकते हैं इन सबों को। और इसमें अगेन वेट ट्रेनिंग, एरोबिक एक्सरसाइजेस, उसके बाद रेस्पिरेटरी एक्सरसाइजेस है, फंक्शनल कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं, मेजर्ड बाय द 6 मिनट वॉक, हम लोग टेस्ट करके पता कर सकते हैं कि कितना अच्छा इंप्रूव किया। लंग कैंसर सिम्पटम एंड फैटिग मेजर्ड बाय द फंक्शनल असेसमेंट ऑफ कैंसर थेरेपी लंग एंड द फंक्शनल असेसमेंट कैंसर थेरेपी फटीग स्केल, वही जो अभी स्केल हमने बताया था पहले। जब आप कैंसर पेशेंट पर रिसर्च करेगा तब ये सब स्केल यूज कर सकते हैं। अभी तो हमको नहीं लगता कैंसर पर रिसर्च क्या बोल रहा है। उसके बाद लंग कैंसर के पेशेंट को आपको बेसिकली आपको क्या करना होता है कि ग्रुप थेरेपी, माने एक दूसरे को देख करके, जैसे मान लीजिए कि अगर 10-12 लोग ऐसे पेशेंट आपको मिल गए, जहाँ भी हॉस्पिटल होता है तो मिलते ही हैं, तो आप उनको ग्रुप थेरेपी कर सकते हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बाकी हफिंग कफिंग या माने जो रेसिस्टिव एक्सरसाइजेज है, बॉल वाली जो एक्सरसाइजेज आप लोग कराते हैं, रेस्पिरेटरी एक्सरसाइजेज, ये सब तो करना ही करना है। प्रोस्टेट कैंसर के केस में अभी नया एक इक्विपमेंट डिजाइन हुआ है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, दिखाता हूँ मैं आपको। इसको बोलते हैं होल बॉडी वाइब्रेशन एक्सरसाइजेज। ये सब भी आप लोग अपने अपने हॉस्पिटल में मंगाइए। यहाँ पर एम्स में भी कुछ लोग हैं। एम्स में कौन है जी? फिजियोथेरेपिस्ट, हाथ उठाइएगा। एम्स पटना, अच्छा कोई नहीं है। आप इस मशीन का डिमांड दीजिए, बहुत बढ़िया एक्सरसाइजेस करने का मशीन है, जो खास करके कैंसर पेशेंट में आज के नया टेक्नोलॉजी इसमें काम किया है। सो कहता है कि इसका नाम है होल बॉडी वाइब्रेशन एक्सरसाइजेस एंड परफॉर्म्ड इन ऑसिलेटिंग प्लेटफॉर्म could be a good option to aid the patient with cancer. The vibration generated in these platform can be stimulated to body of the patient, and it is suggested that appropriate condition these vibrations could be improve walking function, muscle strength, bone mineral density, cardiovascular fitness
and bone balance, movement of the earth, health related quality of life is increased and the fall risk is decreased. This machine is very helpful for the cancer patient, खास करके प्रोस्टेट केस के लिए। और इसमें हम सिटिंग पोजीशन में, स्टैंडिंग पोजीशन में हम वॉक भी इस पे कर सकते हैं, है ना, सिटिंग, स्टैंडिंग, सिटिंग ऑन द चेयर ऑल्सो। इन केस ऑफ द फंक्शनल इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन, हम लोग को काम है कि अगर पेल्विक फ्लोर का मसल अगर वीक हुआ है तो उस केस में एफईएस, फंक्शनल इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन, जैसे हम लोग फंक्शनल इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन हम लोग हेमिप्लेजिया के केस में वॉकिंग के लिए यूज करते हैं, वैसे ही एफईएस, फंक्शनल इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन फॉर द एक्टिवेशन ऑफ द पेल्विक फ्लोर मसल के लिए काम कर सकते हैं। ये देखिए लगाने का तरीका। सो आप लोग स्क्रीन पे देख लीजिए, फंक्शनल इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन। उसके बाद यूज ऑफ द थेरा बॉल, दीज आर द इक्विपमेंट you can use for the cancer survivor. And the important thing is, कैंसर पेशेंट में होता क्या है कि कैंसर का पेशेंट अगर कोई बन गया तो उसके लिए लाइफ कितना होगा ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जितना भी लाइफ उसके पास है वो अच्छा से जिए, ये हम लोग उसको मैसेज दे सकते हैं। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सो मच। सर एक क्वेश्चन था। यस सर जैसे मैस्टेक्टोमी आप वेरी साउंड नॉलेज अबाउट जो मोशन रिडक्शन करेगा सब होगा। तो हाउ मच प्रेशर वी कैन अप्लाई डिपेंड, हाँ, हाउ मच प्रेशर वी कैन अप्लाई फॉर द रिड्यूसिंग द लिम्फ टॉपिक पे बात कर रहे थे, वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे का एक प्रोग्राम था वहाँ भी, तो मैं कल वहाँ भी बता रहा था इस बात को कि फिजियोथेरेपी प्रोफेशन में दो तरह के लोग हैं। एक है अनक्वालिफाइड फिजियोथेरेपिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट को इतना अनुभव अपने आप हो जाता है कि कितना हम प्रेशर लगाएं और किस इंटेंसिटी से काम करें। जब आप काम करते रहते होते हैं तो आपको पता, इतना फोर्स लगा देंगे तो यहाँ पे फर्दर इंजरी हो जाएगा, वो आपको खुद मैनेज करके चलना होगा। Now, I would like to call Dr. Manoj Mishra and Dr. Rajesh Kumar Suman to facilitate our speaker, Suraj Kumar. थैंक यू। भौतिक चिकित्सा का स्वास्थ्य चिकित्सा में एक महत्वपूर्ण योगदान है। मैं समझता हूं कि भौतिक चिकित्सा संवर्ग पुनर्वास एवं चिकित्सा विज्ञान की रीढ़ है, जो शारीरिक रूप से अक्षम, दिव्यांग, विभिन्न बीमारियों से ग्रसित मरीजों को स्वास्थ्य और स्वावलंबी बनाता है। आज भौतिक चिकित्सा के क्षेत्र में स्नातक, स्नातकोत्तर, पीएचडी और कई विशेषताओं की पढ़ाई हो रही है। भौतिक चिकित्सा की उपयोगिता सघन चिकित्सा से लेकर बाह्य रोगी स्तर तक पूरे विश्व में साबित हो चुकी है। भौतिक चिकित्सा आधुनिक चिकित्सा विज्ञान की वो शाखा है जिसमें परीक्षण, आंकलन, व्याख्या, शारीरिक निदान, योजना और उपचार के निष्पादन और अक्षमता को रोकने, सुधारने, कम करने और सीमित करने की व्यक्ति को सलाह दी जाती है। आज भौतिक चिकित्सा के क्षेत्र में अभूतपूर्व बदलाव आए हैं। उसकी आवश्यकता आज गहन चिकित्सा इकाई से लेकर बाह्य रोगी के लिए सभी तरह की बीमारियों के इलाज में किया जा रहा है। भौतिक चिकित्सा संवर्ग का विकास काफी हद तक निर्भर करता है कि यह कहां और कैसे शुरू किया जाता है। कानून और कृत्यों के साथ इसका प्रतिनिधित्व कैसे मिलता है और सरकार की तरफ से इसके और विकास के लिए कितना प्रयास किया जाता है। हमारे देश में दशकों तक फिजियोथेरेपी भारत के पुनर्वास परिषद के अंतर्गत आती थी। बाद में इसकी और बेहतरी के लिए अलग किया गया। हम सभी जानते हैं कि स्वास्थ्य चिकित्सा के सुलभ होने से और
आर्थिक प्रगति के साथ लोगों की औसतन उम्र बढ़ रही है। यह अनुमान है कि वर्ष 2050 तक विश्व में 200 करोड़ से ज़्यादा लोग 60 वर्ष के ऊपर होंगे और 80 वर्ष के लोग उम्र के 40 करोड़ लोग होंगे। ऐसी स्थिति में भारतीय चिकित्सकों का विशेष योगदान हो जाता है। यह भी हमारे संज्ञान में आया है कि भौतिक चिकित्सकों की उपयुक्त देखभाल और परीक्षण के बाद बहुत सारी बीमारियों, विशेषकर गैर संचारित रोगों का रोका जा सकता है। यही कारण है कि काफी लंबे समय से संसद में और संसद के बाहर यह मांग रही है कि फिजियोथेरेपी और संबंधित स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े व्यवसायों के लिए यह अलग कानून होना चाहिए। इस अवसर पर मैं यह बताना चाहता हूं कि देश के कई राज्यों में छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात आदि राज्यों में भौतिक चिकित्सा संवर्गों के लिए परिषद का निर्माण किया गया है। साथ ही उन्होंने फिजियोथेरेपी को परिभाषित भी किया गया है। भारत सरकार ने फिजियोथेरेपी संवर्ग के लिए मॉडल पाठ्यक्रम तैयार किया गया है, जिसका विश्वविद्यालयों और संस्थानों द्वारा अनुपालन किया जा रहा है। हमारा उद्देश्य है भौतिक चिकित्सा संवर्ग का मानक तैयार करना, जिससे बेहतर की सुविधा हर तबके तक पहुंचाया जा सके। आज देश में 300 विश्वविद्यालयों में फिजियोथेरेपी की पढ़ाई होती है, 116 विश्वविद्यालयों में मास्टर की पढ़ाई होती है तथा 11 विश्वविद्यालयों में पीएचडी करवाते हैं। मुझे यह कहने में प्रसन्नता है कि भौतिक चिकित्सा संवर्ग के क्षेत्र में बिहार में उल्लेखनीय काम होता है। वर्ष 1998 में बिहार कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी एवं ऑक्यूपेशनल थेरेपी की स्थापना की गई। साथ ही बिहार सरकार ने विभागीय न्यूनतम बनाए हैं और भौतिक चिकित्सा की सेवा निवृत्ति की आयु संशोधन कर उसे 60 वर्ष से 67 वर्ष कर दिया गया है। मैं अपने भौतिक चिकित्सकों को आश्वस्त करता हूं कि भारत सरकार उनके मांग से विघ्न है। मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता है कि भारत सरकार इस दिशा में कार्यरत है। सरकार ने संबंधित कानून का मसौदा तैयार किया गया है, जो कि अभी कैबिनेट में विचाराधीन है। मुझे पूरा विश्वास है संसद के अगले सत्र में यह विधेयक पेश हो जाएगा। और इसी शब्दों के साथ मैं इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजियोथेरेपी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मैं डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिन्हा जी को बिहार शाखा कन्वीनर तथा सम्मेलन के आयोजकों को, फिजियोथेरेपी से जुड़े सभी चिकित्सकों को और कर्मियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। Now session dispersed for lunch. You will come back after 30 minutes for post lunch session. Thank you everybody.
नहीं आना तो मुझे लगता है नहीं है। हाँ हाँ यही बात देखिए संतोष सर आप ही आ जाइएगा Ahora